राइट, बट मूविंग ऑन, जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट में जहाँ पे सीबीआई एक्सपोज करती है कि क्या एक्चुअली में सच था, उनकी जो रिपोर्ट है उसमें क्या क्या लिखा है, उनने जिन जिन प्लेयर से पूछा गई थी उनके थ्रू क्या पता चला, ये सब हम जानेंगे। एंड देन अगेन ये पूरी सीबीआई रिपोर्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, हम जो बोलने वाले इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, ये सब फैक्ट्स के बेसिस पे जो उस रिपोर्ट में लिखा था उसके बेसिस पे है। सीबीआई पे जब ये केस जाता है तब अजय शर्मा को बुलाया जाता है एंड अजय शर्मा ने बोला कि उन्होंने जो है एमके गुप्ता को इंट्रोड्यूस कराया मनोज प्रभाकर से टीम के अंदर। मतलब कितना फैसिनेटिंग इज द रॉन्ग वर्ड, बट कितना वियर्ड चीज़ है ये कि जो सबसे यंग बंदा होगा टीम के अंदर जो कि 1990s में ही आया है, उसने ही सारे बड़े खिलाड़ियों को भी मिलवाया। काइंड ऑफ कितनी वियर्ड चीज़ है। यूजुअली टॉप डाउन अप्रोच होती है कि आपने किसी बड़े प्लेयर ने आके अपने विंग में ले लिए छोटे प्लेयर्स और उनको करवाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जो नया बंदा आया उसने इन सबको मिलवाया बेसिकली। सो मनोज प्रभाकर को अजय शर्मा ने बोला कि मैंने इस बुकी को एमके गुप्ता को मनोज प्रभाकर से मिलवाया था एंड मनोज प्रभाकर वो आदमी था, मैं नहीं था जो टीम इन्फो देता था एमके गुप्ता को, मनोज प्रभाकर टीम इन्फो देते थे एमके गुप्ता को। एंड देन इसके चलते एमके गुप्ता को बुलाया जाता है, सीबीआई बुलाती है। इसके पीछे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि एमके गुप्ता रेडी नहीं था आने के लिए एंड सीबीआई ने ये बोला, ये तरकीब लगाई कि अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे 70-year-old फादर को हम जेल में डाल देंगे। तो नेचुरली इमोशनल ब्लैकमेल करा गया, उसके चक्कर में वो वापस आ जाते हैं एंड देन आके वो ये रिवील करते हैं कि उन्होंने मनोज प्रभाकर को 40,000 रुपये दिए थे इन 1990 जो इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड था उसमें 40,000 रुपये मनोज प्रभाकर को दिए थे। सो अभी तक हम लोग जो 1991 तक की बात कर रहे थे ये एक साल और पीछे जाता है और ये सब इंडियन क्रिकेट में हो रहा है। राइट, 1990 से बात चल रही थी और अभी आगे जाके और पता चलेगा कि हो सकता है और पीछे से हुई मनोज प्रभाकर जो कि सब पे एलिगेशन लगा रहे थे वो खुद ही उन पे ही आ जाती है। राइट, तो वो ये बताते हैं 40,000 रुपये दिए। देन इसके चलते हुए सीबीआई जो है वो मनोज प्रभाकर को बुलाती है एंड यहाँ पे वो ये कहते हैं कि 1992 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सीरीज थी उसमें सिद्धू इन्वॉल्व थे एंड 1994 में जो पाकिस्तान वाला मैच था उसमें कपिल देव ने मुझे पैसे दिए थे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मनोज प्रभाकर ने ऑफिशियली आके ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ बोली थी। इससे पहले स्टिंग ऑपरेशन में बोला था और आईएस बिंद्रा ने बोला था। मनोज प्रभाकर ने खुद आके कपिल देव का नाम लिया कि इनने मुझे पैसे दिए थे और नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम ले लिया, पर उसके साथ ही वो बड़ी दोस्ती यारी में बैठ के स्टिंग ऑपरेशन में बातें कर रहे हैं। इफ यू लुक एट दैट स्टिंग ऑपरेशन आपको जेन्युइनली लगेगा ये तो दो दोस्त बात कर रहे हैं बड़े आराम से, किसी का भी नाम ले रहे हैं बेसिकली। हाँ, अल्टीमेटली आके उनने सिद्धू का ही नाम लिया, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। बट यहाँ पे अजरुद्दीन कैसे इन्वॉल्व होते हैं उस पर आते हैं, क्योंकि अजरुद्दीन का इन्वॉल्वमेंट ऐसा होता है कि अजरुद्दीन को 1 करोड़ रुपए बहुत अर्जेंटली चाहिए थे क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड का कोई फैशन शो इवेंट होना था, उसको कुछ फंड करने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए थे एंड वो ये चीज़ अजय शर्मा को बताते हैं। अजय शर्मा एमके गुप्ता और अजरुद्दीन के बीच में एक मीटिंग फिक्स करते हैं एंड अजरुद्दीन वहाँ पे एमके गुप्ता से ये कहते हैं कि मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कौन सा मैच इंडिया जीतेगी, कौन सा मैच इंडिया हारेगी एंड इसके बदले वो कैश ले लेते हैं, 50 लाख एडवांस और 50 लाख फिर बाद में मिल जाते हैं उनको। इससे ही अजरुद्दीन एमके गुप्ता से कहते हैं कि 1996 का जो टाइटन कप था वो इंडिया हार जाएगी एंड उस मैच में अजरुद्दीन 1 रन पे आउट हो जाते हैं। राइट, बट कौन बचाता है अल्टीमेटली? अजय जडेजा भी रन आउट हो जाते हैं। कौन बचाता है? इट वाज अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर जो कि सिंगल हैंडेडली मैच जिता देते हैं। ये काइंड ऑफ शायद ये एक वही कॉल बैक है जो हमने पिछले सेगमेंट में, क्या था नाम उनका बीसीसीआई के जो थे, आईएस बिंद्रा नहीं, जो लास्ट सेगमेंट में जो थे जिन्होंने कहा था कि वो 2 मैचेस के बारे में उनको कॉल आया था, जयवंत ले ले, उनने जो 2 मैचेस की बात की थी उसमें शायद एक मैच यही था जिसकी वो कॉल बैक कर रहे थे। हो सकता है क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने सिंगल हैंडेडली जिताया, अजय जडेजा रन आउट हो गए हैं, तो लग रहा है कि शायद उसी मैच का कॉल बैक है। एंड कितनी डीप रूटेड प्रॉब्लम ये है क्योंकि इस मैच के अंदर उनके जो टीम फिजियो थे वो भी इन्वॉल्व थे भाई। वो भी बिट्स एंड पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे इन लोगों को। सो कितना ज़्यादा डीप रूटेड प्रॉब्लम थी इंडियन क्रिकेट में, मतलब इट इज़ वेरी शॉकिंग टू सी एक्चुअली में। एंड देन नेचुरली जब यहाँ पे सचिन की बात हुई है तो उनकी बात करते हैं क्योंकि सीबीआई सचिन तेंदुलकर को भी बुलाती है एंड सचिन तेंदुलकर सीबीआई से कहते हैं कि अजरुद्दीन अपने 100% पे नहीं खेल रहा एंड वो ये भी कहते हैं कि एक उनसे पूछा जाता है कि एक मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, उसमें नयन मुंगिया और अजय जडेजा ये दोनों काफ़ी धीरे खेल रहे थे। आई थिंक ये वही मैच है जिसमें हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। काफ़ी धीरे खेल रहे थे, उसको लेके सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि मैं वाइस कैप्टन था, टीम मैनेजमेंट से कोई भी ऐसा डायरेक्शन नहीं था कि आपको स्लो खेलना है, ये लोग खुद स्लो खेल रहे थे एंड अल्टीमेटली सचिन तेंदुलकर इतना गुस्सा हो जाते कि इन लोगों ने कि उन्होंने इन लोगों से बात करना बंद कर दिया था ड्रेसिंग रूम में। राइट, तो व्हाट आई वांटेड टू से इन दिस सेगमेंट, जो कि मैं सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा था, मैंने कहा था आगे बोलूँगा,
भाई अगर आप एक मैच खेल रहे हो और आपको अपने साथ वाले लोगों का पता है कि ये टीममेट्स ही मुझे हरवाना चाह रहे हैं, फिजियो भी है भाई इन्वॉल्व, ये बुरा हाल है। तो मतलब उस चीज को डील करना और फिर अल्टीमेटली मैच जिता देना, वो क्या लेवल चाहिए होगा भाई उसके लिए। मतलब अभी हम लोग, एंड यहाँ पे मैं किसी का लेवल कम नहीं करना चाह रहा, बट हम लोग जितने लोग की अभी ग्रेटनेस की बात करते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, एवरीबडी, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट समवन एल्स। यहाँ पे ही इज प्लेइंग अगेंस्ट हिज ओन टीम देन अगेंस्ट द अदर टीम, क्योंकि सब लोग आपस में इन्वॉल्व हैं। उसमें से ले जाके सिंगल हैंडेडली मैचेस जिताना, मतलब क्या, और पहले बोलना कि मैं जिता दूंगा, क्या कैरेक्टर चाहिए भाई उस चीज के लिए, उस चीज को पूरा फाइट करने के लिए कैरेक्टर चाहिए। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक कि मतलब इस पूरी चीज को पढ़ के जो रिस्पेक्ट मेरी ऊपर गई है भाई उनके लिए, व्हाट अ गाय भाई, मतलब किस लेवल की मेंटालिटी चाहिए होगी ये चीज एक्चुअली करने के लिए। ये एक सचिन तेंदुलकर हो गए, एक सौरव गांगुली हो गए, साथ में राहुल द्रविड़ भी जब बाद में वापस आए थे, वीवीएस लक्ष्मण, जितने भी कैरेक्टर्स निकले, युवराज सिंह वाली जनरेशन तो चलो इनके अंडर बनी है, बट ये लोग काइंड ऑफ वो थे जिन्होंने ये फिक्सिंग वाले पूरे स्कैंडल से पहले डेब्यू कर लिया था एंड फिर उसके थ्रू गए हैं। ये पूरी जनरेशन को बहुत ज़्यादा हमें क्रेडिट देना चाहिए इस बात के लिए कि इंडियन क्रिकेट आज जिस पोजीशन पे है वहाँ पे उसके मतलब 2% भी नहीं होते अगर इन लोगों ने उस कैरेक्टर के साथ और उस डिटर्मिनेशन के साथ फेज आउट नहीं करा होता उस चीज़ के थ्रू। उस डेलिकेट सिचुएशन में अगर इनकी परफॉर्मेंस और गिर गई होती ना तो जेन्युइनली लोगों का विश्वास उठ ही जाता, क्योंकि वो यही कहते कि ये लोग फिक्स कर रहे हैं मैचेस। वहाँ से सिंगल हैंडेडली जाके मैचेस जिताना, आई थिंक इस पूरे स्कैंडल के बाद कुछ ऐसा होता है, ये लोग 3 फाइनल्स में गए थे, तो वहाँ से फाइनल्स में लेके जाना कितना बड़ा कैरेक्टर चाहिए उसके लिए, इट्स ग्रेट टू सी। बट इसी के चलते जब उन्होंने अजहरुद्दीन का नाम लिया सचिन तेंदुलकर ने, तो अजहरुद्दीन को बुलाया जाता है एंड अजहरुद्दीन आके कहते हैं कि दिस इज ऑल रबिश भाई, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू चीज़ें हैं। एंड उनसे बोला जाता है कि भाई MK गुप्ता जो बुकी है जिनसे आपकी बात हुई है वो साइड वाले कमरे में बैठे, अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो उनको बुला लेते हैं और सामने पूछताछ कर लेते हैं। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एंड ये चीज़ CBI की रिपोर्ट में है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एंड उनसी कॉल रिकॉर्डिंग्स दिखाई गई कि उनके बहुत सारे बुकीज़ के साथ कॉल्स हुई थी। ताज होटल में उनका एक लॉकर था स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए। ताज होटल में जो लोग काम करते हैं उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बताया था। सो यू कैन क्लियरली सी कि अजहरुद्दीन का इन्वॉल्वमेंट एज पर द रिपोर्ट्स वाज डेफिनेटली देयर, इसमें कोई दो राय है ही नहीं भाई। तो ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसी के साथ CBI की पूरी रिपोर्ट बेसिकली इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होता है एंड देन जो फाइनल रिपोर्ट आती है उसकी बात हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में करते हैं, जहाँ पे हम लोग इस पूरी चीज़ को कंक्लूड करेंगे कि क्या कंक्लूजन निकला इसका। CBI की जो रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने बेसिकली ये बोला कि मैच फिक्सिंग बहुत ग्रैंड स्केल पे हो रही है इंडियन क्रिकेट में एंड स्पेसिफिकली उन्होंने 4 प्लेयर्स थे जिनका नाम इन्वॉल्व था इसके अंदर। देन अगेन वही थे अजय जडेजा थे, अपना मनोज प्रभाकर थे, अजहरुद्दीन थे, अजय शर्मा थे, ये प्लेयर्स इन्वॉल्व थे। नयन मोंगिया भी था उसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर शायद 4 ही प्लेयर थे। अच्छा, आई एम नॉट श्योर। सो उसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि जब ये प्रूव हो गया तो किसी को जेल क्यों नहीं हुई, किसी को कोई पनिशमेंट एज सच क्यों नहीं मिली। वो ये इसलिए नहीं मिली क्योंकि, एंड ये बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है, टिल डेट इट इज़ नॉट कि भाई उस टाइम पे ये चीज़ थी, टिल डेट इंडिया का जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं कि वो मैच फिक्सिंग को पनिश कर सके, राइट, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू सी। नॉट रियली सरप्राइजिंग बिकॉज आप मैच फिक्सिंग हो रही है कैसे डिसाइड करोगे, प्रूफ के साथ कैसे डिसाइड कर सकते हो? यार आई थिंक अगर कोई बुकी के साथ इन्वॉल्व है तो फिर वो सीन है। अगर इन्वॉल्व होना अलग बात है, उसने एक्चुअली में मैच में जो अब कोई बंदा स्लो खेल रहा है जानबूझ के, या आउट हो गया, तुम कह रहे हो अजहरुद्दीन जो है वो 1 रन पे आउट हो गए, क्या प्रूफ है कि वो जानबूझ के आउट हुए? क्या प्रूफ है कि अजय जडेजा जानबूझ के रन आउट हुए? ये चीज़ को तुम प्रूव नहीं कर सकते ना, ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है। और इस चीज़ को आप एज अ लॉ अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो लॉ को पेपर पे लिखना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी के चलते हुए तुम्हें ये लग रहा है कि इतना बड़ा स्कैंडल हो गया उसके बाद भी लॉ के अपने आप को फिक्स नहीं करेगा, पर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इस चीज़ को करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। इज इट जस्ट बिकॉज कि इस चीज़ को करना मुश्किल है, या फिर टॉप मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए जो कि खुद भी इन्वॉल्व है इसके अंदर? अरे वो खुद भी इन्वॉल्व होंगे तो क्या लॉ को थोड़ी चेंज करवा देंगे? हाँ भाई, आगे मैं बात करने वाला हूँ इस चीज़ की, बट काफ़ी जो बुकीज़ थे जो कि उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, जो कि लीगलाइज थे, लीगलाइज स्पोर्ट्स में जो बुकिंग करते थे,
उनने इसके बारे में खुलासा करा है कि कैसे इवन लॉ एंड ऑर्डर में जो लोग हैं वो खुद भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। चल बताओ अच्छा क्या है। सो बहुत अजीब चीज़ है ये। बट क्यों नहीं कर सकते थे इंडियन लॉ इस चीज़ को पनिश, उसका भी रीज़न ये है बेसिकली आप 4 चार्जेस लगा सकते हो इन प्लेयर्स से अगेंस्ट। एक चीटिंग का होता है, एक करप्शन का होता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का होता है, एक गैम्बलिंग का होता है। नाउ चीटिंग को आप कैसे प्रूव करेंगे? एज यू सेड कि वो भाई धीरे खेल रहा था, तो क्या पैसे मिले इसलिए धीरे खेल रहा था या फिर खेल ही नहीं पा रहा था? कैसे इस चीज़ को प्रूव करोगे? तो आप इसको प्रूव नहीं कर सकते। करप्शन का वो सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स पे एप्लीकेबल होता है एंड क्रिकेटर्स पब्लिक सर्वेंट्स नहीं होते। बीसीसीआई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, तो आप उस पर उनको नहीं लगा सकते। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई नहीं है इसके अंदर, गैम्बलिंग वो लोग करते नहीं उसमें। तो आप इन चारों चार्जेस में से कोई भी स्पेसिफिकली लगा सकते नहीं हो एंड दैट इज वाई उनको कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट मिलती नहीं। बट बीसीसीआई को इसके बारे में पता था कि ये लोग इन्वॉल्व हैं एंड इसीलिए ही बीसीसीआई ने इनको पनिश करा। क्या पनिशमेंट मिली? बेसिकली 2000 में इन प्लेयर्स पे बैन लगाया जाता है। अजहरुद्दीन को लाइफ बैन मिलता है जो कि अल्टीमेटली आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो 2012 में रिवोक कर देता है। एंड इसके पीछे बड़ी मतलब यू कैन से थोड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है, उनने ये चीज़ बोली है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कि मतलब बेसिकली जो भी ये चीज़ है पूरा सिस्टम जो है उसमें दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेयर बैटलिंग समथिंग जिसका एक्चुअली में प्रोविजन है ना बीसीसीआई में ना क्रिमिनल लॉ का इंडिया में। उन्होंने ऐसे पुट करा इस चीज़ को। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी चीज़ बोली है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अजहरुद्दीन फिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं थे। इसका मतलब बस ये है कि इसको डील करने के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल, जो रिक्वायर्ड प्रोसेसेस होने चाहिए थे बीसीसीआई में वो नहीं थे उस टाइम पे। यानी एक टिपिकल केस है कि जब आप एकदम लीगली प्रूव नहीं कर सकते 100% प्रूफ के साथ तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हाँ राइट, जो कि काइंड ऑफ सही भी है बट कोई भी केस 100% करेक्ट हर सिचुएशन में कभी नहीं होता है। ये रियलिटी ऑफ लाइफ है एंड मुझे लगता है ये वन ऑफ द केसेस शायद हो जहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा था वो गलत ही था बट जो सर्टेन प्लेयर्स इन्वॉल्व थे क्योंकि आप एग्जैक्टली ऑफकोर्स वो चीटिंग को प्रूव नहीं कर सकते, उस टेक्निकलिटी पे वो निकल गए बट एक्चुअली में क्या गलत काम नहीं हो रहा था बहुत ज़्यादा लाइकलीहुड है कि है। सो अजहरुद्दीन पे लाइफ बैन लगता है, अजय शर्मा को भी लाइफ बैन दिया जाता है बट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो 2014 में बैन हटा देती है। अजय जडेजा को 5 साल का बैन मिलता है बट दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो 2003 में ही उसे हटा देती है। सो सिर्फ 3 साल का बैन मिलता है उन्हें। मनोज प्रभाकर को 5 साल का बैन मिलता है और वो पूरा 5 साल झेलते हैं अपना। एंड जो टीम फिजियो थे उस टाइम पे डॉक्टर अली ईरानी उनको भी 5 साल का बैन मिलता है जो कि वो अपना पूरा 5 साल का भोगते हैं। सो सब प्लेयर्स को पनिशमेंट मिली तो है ही है। एंड बीसीसीआई अगर कोर्ट ने नहीं दिया तो बीसीसीआई ने क्यों दिया? हाँ राइट, उन्हें पता है ना कि क्या हो रहा है। एंड यही वो था टेक्निकलिटी जो मैं कपिल देव के साथ डिफरेंशिएट करना चाह रहा था। कपिल देव के केस में इट इज वेरी क्लियर कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये बोला है एंड प्लस बीसीसीआई ने भी साफ साफ कोई एक्शन नहीं लिया इस चीज़ के अगेंस्ट, कोई बैन नहीं लगा उनके ऊपर। इन लोग के ऊपर कोर्ट ने खुद कहा है कि पूरी जो रिपोर्ट हमने पढ़ी है सीबीआई की वही बात है, एवरीथिंग इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन बट आप उस चीज़ को 100% प्रूफ के साथ नहीं कर सकते, इसलिए टेक्निकलिटी के चक्कर में हमें छोड़ना पड़ेगा। बट बीसीसीआई को पता था इसलिए उन्होंने बैन लगाया। राइट, एंड अब मैं उस पॉइंट पर आता हूँ जो कि मैं पहले कहने वाला था कि कैसे शायद लॉ एंड ऑर्डर में जो लोग हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। प्रेसिडेंट ऑफ हॉर्स रेसिंग बुकीज एसोसिएशन, जो हॉर्स रेसिंग होती है उसमें जो बुकीज होते हैं, एंड ये भी शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग फैक्ट हो, मेरे लिए पर्सनली था। हॉर्स रेसिंग में वो बुकीज लीगलाइज्ड है इंडिया के अंदर भी, तो आप बुकी बन सकते हो। सो उनके प्रेसिडेंट ने ये चीज़ बोली है एक डॉक्यूमेंट्री के अंदर कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 1994 का जो केस था या 1997 में रिपोर्ट हुआ था, आप 1997 कह सकते हो, इससे पहले क्या आपको लगता है कि बुक फिक्सिंग नहीं होती थी इंडिया में, तो आप हिपोक्रेट हो, आपको पता नहीं है फिर एक्चुअली में ट्रुथ इसकी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग 1980 में, अभी तक हम 1990 में सबसे पीछे पहुंचे थे, 10 साल और पहले 1980 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एक टेस्ट मैच हो रहा था कैलकाटा में, उसका टॉस तक बुक करा गया था। मैच तो बुक था ही, टॉस भी फिक्स करा गया था उसका, हालांकि उस बंदे ने कहा है ये, हाँ मतलब उनने कहा है, बट मतलब अब वही ना, अगेन दिस इज सब्जेक्टेड टू इंटरप्रिटेशन, बट आई थिंक अगर कोई बुकी है तो इट इज़ पॉसिबल, जो कि प्रेसिडेंट है भाई अपने एसोसिएशन का, हो सकता है उन्हें बाकी स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है इंडिया के अंदर काफ़ी नॉलेज हो इस चीज़ की, तो हो सकता है ये चीज़ सच हो। लीगलाइज्ड बुकी है, इलीगल नहीं है, राइट, तो हो सकता है ये चीज़ एक्चुअली में सच हो। एंड उस टाइम पे ये पूरा केस पुलिस को बताया गया था 1980 में, बट पुलिस ने सच कुछ करा नहीं। क्यों नहीं करा वो उनने बोला नहीं क्यों नहीं करा, बट मतलब भाई अब ये भी इंटरप्रिटेशन बाकी कि क्यों एग्जैक्टली नहीं करा होगा उन लोगों ने। बट उनसे ये भी पूछा गया कि कैसे बुकीज़ एक्चुअली में कितना पैसा देना पड़ता है, तो उनने कहा था कि पुलिस और माफिया
इन दोनों को हर बुकी को पैसा देना पड़ता है। ये लोग 2 लाख ईच देते हैं पर मैच। तो अब यहाँ से शायद वो आंसर हो सकता है क्वेश्चन कि क्यों पुलिस ने नहीं लिया होगा, क्योंकि बुकीज खुद भी पैसा देते हैं पुलिस को जितना वो करते हैं उस पर काम में से। एज पर दैट गाय। सो आई थिंक ये एक वो चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। एंड कितनी डीप रूटेड प्रॉब्लम है फिक्सिंग नॉट जस्ट इन क्रिकेट बट इन द होल इंडियन जुडिशरी सिस्टम। वो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। इसका जुडिशरी से क्या लेना देना है यार? लॉ एंड ऑर्डर में तो है ही ना। अबे लॉ एंड ऑर्डर मतलब पुलिस को वो थोड़ी बनाती है, लॉ थोड़ी बनाती है। भाई तुम्हें क्या लगता है कोई नहीं होगा इन्वॉल्व? कोई होगा नहीं होगा वो अलग बात है। तुम ये सब चीजें पब्लिकली आके नहीं बोल सकते। ये उसने तो बोला ना। मैं अब उसने ये थोड़ी बोला कि कोर्ट्स जो है वो सब इन्वॉल्व। हाँ, दिस इज माय ओन इंटरप्रिटेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इन्वॉल्व कर रहे थे। बट जो तुम ये कह रहे हो कि जुडिशरी में लोग इन्वॉल्व है, जुडिशरी और पुलिस अलग चीजें होती हैं। हाँ, तो तुम ये नहीं कह सकते कि जो लॉ मेकर्स है वो इन्वॉल्व है। जो मैंने ये कहा था कि लॉ जो है क्यों नहीं बन रहे इसके अगेंस्ट, वो तुम इसको इस चीज से जस्टिफाई नहीं कर सकते क्या कि क्योंकि पुलिस को पैसे मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग। मैं कह रहा हूँ कि मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये लोग होंगे इन्वॉल्व। सो इसका फिर भी जुडिशरी से कैसे रिलेशन होता है? भाई मैं कह रहा हूँ कि पुलिस अगर इन्वॉल्व है तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि ऊपर वाले लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता होगा और वो लोग कुछ नहीं करेंगे इसके बारे में। तो इन दैट सेंस मैं नहीं कह रहा वो लोग पैसे ले रहे हैं इसके चक्कर में, बट आई एम सेइंग कि अगर आपको पता है आप एक पोजीशन ऑफ पावर में और अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं करें देन यू आर इन्वॉल्व। बट वंस अगेन दैट इज पुलिस। ये बात जुडिशरी तक जा रही कि नहीं कैसे पता? भाई अब मैं वही कह रहा हूँ, दिस इज माई इंटरप्रिटेशन। मुझे लगता है ये मैं कोई पत्थर की लकीर नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ हुई है। मैं कह रहा हूँ मुझे लगता है उन सबको पता होगा। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव कि पुलिस को पता हो फिर ऊपर वाले लोगों को नहीं पता होगा। दैट इज वॉट आई एम सेइंग। बट मूविंग ऑन, जो अभी अगर आपको लगता है कि क्या इस टाइम पे भी फिक्सिंग होती है तो इसको लेके भी मतलब एक तरीके से, या फिक्सिंग होती तो कैसे होती है, इसको लेके भी एक बेसिकली पॉइंट है जो कि आप कंसिडर कर सकते हो। नीरज कुमार जो कि पुलिस कमिश्नर है, उनने ये चीज़ बोली थी कि फिक्सिंग आज के टाइम पे भी होती है। ये ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला उनने, ऑफ रिकॉर्ड बोला है। ये फिक्सिंग आज के टाइम पे भी होती है बट फिक्सिंग करने का तरीका बहुत डिफरेंट है अब। कि कई बार ऐसा होता है कि आपको जो आपने मैच फिक्स करा है उसका पैसा आपको 6-7 महीने बाद मिलेगा, जिससे अल्टीमेटली अब वो पैसा ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि किस स्पेसिफिक काम के लिए दिया गया है। अगर आपने आज मैच फिक्सिंग करी फिर कल आपको पैसा मिल गया, या फिर पहला पैसा मिल गया फिर आपने मैच फिक्सिंग करी, तो बहुत ईजिली कोरिलेशन ड्रॉ करना बहुत ईजी हो जाएगा। अभी आपने फिक्सिंग अभी करी, कई बार ऐसा उन्होंने भी बोला था, ऐसा भी होता है कि बेसिकली 6 महीने बाद के मैच का पहले ही बोल दिया कि आपको उस मैच में इस ओवर में ऐसी चीज़ें करनी है। तो आप उस चीज़ को एक्चुअली में मतलब पुलिस भी कैसे ट्रैक करेगी उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो अगेन ये अब आपका खुद का सोचने का तरीका है कि क्या फिक्सिंग अभी भी होती है नहीं होती। उन्होंने कहा था कि बहुत ही स्मॉल स्केल पे होती है। स्मॉल स्केल पे ऐसा नहीं कि मैच फिक्स हो रहा है, एक बॉल के लिए कह दिया कि इस बॉल पे वाइट डालनी है। विच इज बहुत मतलब अब आप पकड़ ही नहीं सकते इस बात को। अगर एक बंदे ने बॉलिंग कर रहा है, उसने एक बॉल वाइट डाल दी, तुम भाई वाइट तो नेचुरल है, डलती हैं, तुम कैसे इसको पकड़ लोगे? इसके पीछे फिक्सिंग हो रखी है। तो बहुत ही स्मॉलर स्केल पे होती है जिसपे मतलब आप 99.99% आप ट्रेस कर ही नहीं पाओगे। एंड इसीलिए ये चीज इतनी ज्यादा हो रही है एज पर द ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ द गाय हु इज कंसर्न्ड। राइट। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।